प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज की कुछ खबरें इस प्रकार से हैं। आर्थिक संकट के बीच भी पाकिस्तान अपने खतरनाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। ग्रीस में 29 और 27 साल के पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी के साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। मोसाद का कहना है कि ये पाकिस्तानी आतंकी ईरान के साथ मिलकर ग्रीस में इजरायली नागरिकों पर हमले की तैयारी में जुटे थे। आतंकी राजधानी एथेंस में एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाना चाहते थे, जिसे धार्मिक केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। इन दोनों नागरिकों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब इन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन आतंकियों के निशाने पर यहूदी रेस्टोरेंट सायरी भी था। इस पूरी साजिश की जांच दो बिंदुओं को आधार बनाकर की जा रही है। एथेंस में स्थित याफ्ता अपार्टमेंट इस जांच का पहला बिंदु है। दोनों आतंकी इस रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा समय बिताते थे। पुलिस ऑफिसर्स के पास इस केस से जुड़ी एक तस्वीर है। कहा जा रहा है कि यह उसी अपार्टमेंट की फोटोग्राफ है जहां पर दोनों अपने धर्म के लोगों से मिलते थे। इनका मकसद एक आतंकी संगठन की शुरुआत करना था। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे। अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि इनमें से कितने पाकिस्तानी थे और कितनों ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया था। याफ्ता अपार्टमेंट वही जगह है जिसे एंटी टेररिस्ट एजेंसी की तरफ से पहले भी सर्च किया जा चुका है। अभी तक 20 पाकिस्तानियों से इस सिलसिले में पूछताछ की जा चुकी है। इन सभी लोगों के गिरफ्तार किए गए युवाओं से संपर्क थे। जो दूसरा बिंदु है, उसके तहत ग्रीस की आतंकवाद रोधी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी EYEP की तरफ से दोनों के कॉन्टैक्ट्स की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि दो पाकिस्तानी आतंकवादियों के से हथियार तस्करों के साथ संपर्क में थे और इसका फ़ायदा इन्हें मिल रहा था। गिरफ्तार किए गए दो लोगों के लिए हथियार हासिल करना सबसे बड़ा अनुरोध था। दोनों पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन की जांच की गई है। इस जांच से पता लगता है कि ये हमेशा VIP यहूदियों का नाम लेकर उनकी हत्या के बारे में बात करते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों की योजना शुरू में सायरी रेस्टोरेंट पर हमला करने और फिर VIP लोगों पर भी हमला करने की थी। कहा जा रहा है कि यह पूरी योजना दो पाकिस्तानियों के पड़ोसी की तरफ से तैयारी की गई थी। यह व्यक्ति पहले ईरान में था और यहाँ से ही इन्हें निर्देश मिल रहे थे। इस ईरानी नागरिक ने गिरफ्तार किए गए दो लोगों को हथियारों के साथ हमला करने के लिए मजबूर किया था। रेस्टोरेंट में 50 से ज़्यादा लोग आम दिनों में मौजूद रहते हैं। हमले में मारे गए हर इंसान के लिए उन्हें 15,000 यूरो मिलने थे, लेकिन इस साजिश को रोकना पड़ा क्योंकि हमले के लिए हथियार आतंकियों को मिल नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने अपराधियों की तरफ रुख किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकियों की दिलचस्पी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने की थी, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता से भी प्रभावित थे। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों ने काउंटर टेररिज्म के बारे में अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है। इन दोनों को कुंदुज फोर्स से जुड़ा बताया जा रहा है। यह वह संगठन है जो कई देशों में सक्रिय है, केवल यहूदी ठिकानों पर हमले करता है। इन दोनों को एक ईरानी व्यक्ति ने बहुत सारी रकम इसके बदले देने का वादा किया था। एक हत्या के बदले में उन्हें 16,000 यूरो बतौर फीस दिए जानी थी। आइए अब हम रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करें। रूसी सेना में 100 से अधिक नए टैंक शामिल हुए हैं। इनमें अत्याधुनिक T-90M टैंक भी शामिल हैं। यूक्रेन को हाल में ही जर्मनी से लेपर्ड 2 और ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंकों का पहला बैच मिला है। इन टैंकों का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ होने वाला है। ये दोनों मशीनें नाटो के सबसे शक्तिशाली मुख्य युद्धक टैंकों में शामिल हैं। ऐसे में रूस ने खतरा भांपते हुए पहले ही अपनी सेना में 100 से ज़्यादा नए टैंकों को तैनात किया है। इन टैंकों को रूसी रक्षा उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों ने बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आज रूसी रक्षा उद्योग ने सैकड़ों युद्धक टैंकों को रूसी सेना को सौंपा है। इन टैंकों को हाल में ही असेंबली लाइन से युद्ध क्षेत्रों में तैनाती के लिए भेजा गया है। इनमें सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक T-90M टैंक हैं और हाल में ही अपग्रेड हुआ T-72B3M टैंक शामिल है। रूस का दावा है कि ये दोनों टैंक अपनी सामरिक और तकनीकी विशेषताओं के दम पर किसी भी टैंक को हरा सकते हैं। इनमें हाई एक्सप्लोसिव गोला बारूद फायर करने की क्षमता है। नया फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है। रूस का दावा है कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि T-90M और T-72B3M उन टैंक युद्ध के मैदान का माहौल बदल सकते हैं। ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो यूक्रेन के पास बिल्कुल नहीं है और नाटो देश निकट भविष्य में उसे विकसित करेंगे। इसके अलावा T-90M और T-72B3M टैंक अत्याधुनिक रिएक्टिव आर्मर से लैस हैं जो लगभग सभी एंगल से एंटी टैंक हथियारों से रक्षा कर सकते हैं। इनका आर्मर भी पहले के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली है। पश्चिमी देशों ने दावा किया था कि रूसी हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। उनकी रक्षा इकाइयाँ कच्चा माल न मिलने से हथियारों का समय पर उत्पादन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन रूस ने इन वादों को
खारिज कर दिया है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश के हथियारों के गोदाम भरे हुए हैं, उनमें कई ऐसे हथियार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। चीन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अमेरिका ने वर्ष 2024 के लिए बजट में रक्षा विभाग के लिए 842 अरब डॉलर का प्रस्ताव किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने कहा कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व को बढ़ाने में मददगार होगा, साथ ही सहयोगियों के साथ अमेरिकी सैन्य अभ्यास का दायरा बढ़ाएगा। यह वित्तीय वर्ष 2023 के मुकाबले 3.2% अधिक है, जबकि अगर 2022 से तुलना करें तो 13.4% अधिक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बजट हमारी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को आगे भी मूर्त रूप देने में मदद करेगा। यह 3 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। इसमें देश की सुरक्षा, नागरिकों की देखभाल और टीम वर्क की मदद से सफलता हासिल करना शामिल है। ऑस्टिन ने कहा कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हमारे सामने गंभीर चुनौती है और हम इसके लिए उचित उपाय कर रहे हैं। हमारा बजट आक्रामकता को रोकने के लिए पिछले निवेशों पर आधारित है। यह बजट रक्षा विभाग की ओर से खरीद और शोध के क्षेत्र में बड़ा निवेश है। उन्होंने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में रक्षा विभाग की ओर से अधिक सैनिकों की तैनाती को लेकर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, गुआम आदि में हवाई अड्डा, सैन्य ठिकाने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी निवेश किया जा रहा है। उन्होंने एशिया और यूरोप में अमेरिका की ओर से किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को भी रेखांकित किया है। आइए हम अमृतपाल के बारे में कुछ बात करें। वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। वो 18 मार्च से फरार है। कई जगह के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं जिनमें अमृतपाल खुलेआम घूमता दिख रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब तक गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई हैं। बुधवार को पूरे दिन आत्मसमर्पण की चर्चाएं रहीं, लेकिन अमृतपाल ने सरेंडर नहीं किया। हालांकि अमृतपाल फेसबुक पर लाइव आया और फिर से पुलिस को चुनौती दी। उसने कहा कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमृतपाल की चुनौती के सामने पुलिस विभाग का साइबर सेल भी बेबस है। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च को मोगा के सीमावर्ती इलाके कमाल के से फरार हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के 80,000 जवानों के अलावा तमाम राजपत्रित अधिकारी, काउंटर इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी के अधिकारी विफल हुए हैं। अमृतपाल की तलाश 9 राज्यों में हो रही है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगाकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम CCTV फुटेज भी सामने आ रही हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसका ऐलान किया। कहा, मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। CM पद से भी इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि मैं पहले ही 80 साल की उम्र पार कर चुका हूँ। भले ही मैं 80 साल से अधिक हो गया हूँ, मैं इस बार ही नहीं बल्कि अगली बार भी राज्य में घूमूंगा। हम देखेंगे कि न केवल इस बार बल्कि अगली बार भी हमें बहुमत मिले। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। PM मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है। मतदाता में ये कोई मुद्दा नहीं है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार को हुआ। राज्य में 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। राज्य में 224 संसदीय विधानसभा हैं। कर्नाटक में इस वक्त भाजपा की सरकार है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल 5,21,73,579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2.59 करोड़ महिला हैं, जबकि 2.62 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 9.17 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंसने से 25 से अधिक लोग बावड़ी में जा गिरे। बावड़ी में गिरे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद भी काफ़ी देर तक मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, 108 गाड़ियां नहीं पहुंची। कुछ लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। घटना के बाद गिरने वाले लोगों के परिजन बदहवास हैं। अब तक 10 लोगों को निकाला जा चुका है। दरअसल मंदिर में ही एक बावड़ी है जिसकी छत धंस गई। उस समय मंदिर में हवन चल रहा था। लोग छज्जे पर बैठे थे। इस दौरान ऊपर की ज़मीन धंस गई। हवन की वजह से भीड़ भी अधिक। आतंकवाद से बुरी तरह जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी हमले का शिकार हुआ है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों ने एक पुलिस वैन को निशाना बनाया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वहीं 6 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। खबर के अनुसार घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है, जहाँ के लक्की मरवत जिले में एक पुलिस वैन गुरुवार सुबह सरदार पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे आतंकियों ने पुलिस वैन पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में एक DSP समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख अख्तर हयात खान ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। घटना की जाँच के लिए
उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री के शीर्ष अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि चीन पिछले हफ्ते परिपक्व हुए $2 अरब के ऋण को रोल ओवर करने के पाकिस्तान के अनुरोध पर काम कर रहा है। रोल ओवर देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विदेशी मुद्रा भंडार एक ऐसे समय में केवल 4 सप्ताह के आयात तक गिर गया है जब यह बेल आउट फंड को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ बातचीत कर रहा है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बुधवार को एक टेक्स्ट संदेश में कहा कि यह एक कार्य प्रगति पर है, औपचारिक दस्तावेज चल रहे हैं, एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। सूत्र ने कहा कि लेकिन आगे कोई विवरण नहीं दिया। ऋण 23 मार्च को परिपक्व हो गया है। जैसा कि पाकिस्तान अपने दायित्वों पर एक डिफ़ॉल्ट को टालने के लिए संघर्ष कर रहा है, अब तक की एकमात्र मदद लंबे समय से सहयोगी बीजिंग से आई है। $1.8 अरब के पुनर्वित्त के माध्यम से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा कर दिया गया है। IMF फंडिंग अन्य बाहरी वित्तपोषण के रास्ते खोलने के लिए महत्वपूर्ण है और नवंबर के बाद से आयोजित फंडिंग में 1.1 बिलियन को फिर से शुरू करने के लिए दोनों फरवरी की शुरुआत से बातचीत कर रहे हैं। IMF ने ऐसी शर्तें रखी हैं जो पाकिस्तान को न चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ रही हैं और अभी तक जो है बेल आउट पैकेज नहीं मिला है, इसलिए पाकिस्तान जो है पूरी तरह से हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान जल्दी से जल्दी जो है चाइना से रोल आउट में मदद करने के लिए कह रहा है ताकि वो IMF से भी जो बचा हुआ अपना जो $1.1 बिलियन उसको ले सके। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।